मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का मेरा टॉपिक है संसद। इस टॉपिक से रिलेटेड आज हम 51 महत्वपूर्ण एमसीक्यू कवर करेंगे और सभी क्वेश्चन के आंसर को हम डिटेल से भी जानेंगे और व्याख्यात्मक रूप से भी समझेंगे। यह टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ से हर बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस ज़रूर करें ताकि हमारी सभी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचते रहें। इससे पहले पॉलिटी की सभी प्रैक्टिस सेट जो है मैं करा चुका हूं। अगर आपने मेरी वे वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो के लिंक डाल दिए हैं, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, संविधान के अनुच्छेद 80 का संबंध राज्यसभा से है। ऑप्शन नंबर 2, इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निश्चित है। ऑप्शन नंबर 3, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 2 या फिर यह सभी कथन सत्य हैं। पहले हम अपने इन ऑप्शनों के बारे में समझ लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 80 का संबंध राज्यसभा से है, बिल्कुल राज्यसभा से है। राज्यसभा का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 80 में है। इसके सदस्यों की अधिकतम सीमा 250 निश्चित है, बिल्कुल इसके सदस्य की जो अधिकतम सीमा है वो 250 है। लेकिन आपसे वर्तमान में पूछने लगे, अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछने लगे कि वर्तमान में राज्यसभा की सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में जो राज्यसभा में सदस्य हैं वो 245 है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख आर्टिकल 64 में है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होगा, इसका जो उल्लेख है वो आर्टिकल 64 में है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और राज्यसभा का संबंध अनुच्छेद 80 से है और लोकसभा का संबंध, लोकसभा का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 81 में है। तो यहां हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो राइट आंसर हो जाता है। यह सभी राज्यसभा के संदर्भ में यह सभी कथन जो है सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को नामित करने के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया? ऑप्शन नंबर 1, 102वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर 2, 103वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर 3, 104वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। पहले जो हम अपने क्वेश्चन को समझ लेते हैं। राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को जो नामित करता है लोकसभा में, तो इसका जो उल्लेख है वो कौन से अनुच्छेद में है? वो है 331 में। कौन से अनुच्छेद में? 331 में इसका उल्लेख है। लेकिन अब यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। और किसके तहत समाप्त कर दिया गया है? 104वां संविधान संशोधन के तहत, जो 2020 में हुआ था। तो 104वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2020 में। इसके तहत जो है 2 आंग्ल या एंग्लो भारतीय समुदाय के सदस्यों को नामित करने के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की 4थी अनुसूची में वर्णित है? इसमें संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण सूचीबद्ध है। इसमें राज्यसभा में स्थान का आवंटन है। इसमें संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं हैं। इसमें संघ के पदाधिकारियों के वेतन भत्ते हैं। तो अनुसूची 4 में क्या वर्णित है इनमें से? अब यहाँ से शुरुआत करते हैं। जो संघ के पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते हैं, जैसे राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, मुख्य न्यायाधीश के जो वेतन और भत्तों का उल्लेख है वो हमारी अनुसूची 2 में है। अनुसूची 2 में इसका प्रावधान है। संविधान की सूचीबद्ध भाषाएं जिस अनुसूची में है वो अनुसूची है 8। अनुसूची 8 में जो है भाषाओं का उल्लेख है। हमारी जो भाषाएं हैं जिसको संविधान ने मान्यता दी है वो कितनी भाषाएं हैं? तो वे 22 भाषाएं हैं, ध्यान रखना। 22 भाषाओं का जो उल्लेख है वो अनुसूची 8 में है।
इसमें संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों के का विवरण सूचीबद्ध है, तो इसका जो प्रावधान है वो अनुसूची 7 में है। तो बचा ऑप्शन 2, हमारा यही ऑप्शन जो 2 राइट आंसर हो जाएगा। इसमें राज्यसभा में स्थान का आवंटन है। अनुसूची 4 में उल्लेख है कि कौन से राज्य से या कौन से केंद्र शासित प्रदेश से कितने कितने सदस्य जो राज्यसभा में जाएंगे। ये प्रावधान हमारा चौथी अनुसूची में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकाधिकार शक्ति के अंतर्गत आता है? नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, अपने सभी सभापति को अपदस्थ करना, किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति, आकस्मिक रीति में भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 जो राइट आंसर होगा, राज्यसभा की एकाधिकार शक्ति के जो अंतर्गत आता है वो है नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है। और मूल संविधान में आपसे पूछने लगे, मूल संविधान में जो है कितनी सेवाओं का उल्लेख है? तो 2। वे 2 सेवाएं कौन कौन सी हैं? IAS और दूसरी है IPS। ये दो जो हैं मूल संविधान में सेवाएं थी। ये अखिल भारतीय सेवाएं जो थी मूल संविधान में थी 2 सेवाएं। लेकिन वर्तमान में पूछने लगे कि वर्तमान में कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? तो वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। एक IPS, दूसरी IAS, तीसरी जो है IFS। IFS का गठन कब हुआ था? IFS का गठन जो हुआ था वो 1966 में हुआ था। 1966 में। IFS का मतलब होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, यानी भारतीय वन सेवा। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 जो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, संसदीय शब्दावली में पर्सन काल का अर्थ है निलंबन प्रस्ताव। वह दिन जब लोकसभा में कोई कार्य नहीं होता, सांसदों द्वारा पूर्व सूचना के आधार पर मंत्रियों से प्रश्न पूछना, लोकसभा अध्यक्ष को तारांकित प्रश्नों को देना। सबसे पहले हम अपने प्रश्न को समझेंगे। संसदीय प्रक्रिया का जो उल्लेख है वो कौन से अनुच्छेद में है? 118 में। 118 में संसदीय प्रक्रिया का उल्लेख है कि जब संसद में जो संसदीय सत्र चलेंगे उस दौरान सुबह कितने बजे से बैठक शाम को कितने बजे तक चलेगी, इसका जो उल्लेख है वो आर्टिकल 118 में है। अब चलते हैं, संसद काल का जो पहला घंटा होता है, संसद काल का पहला घंटा कितने बजे से होता है? 11 से 12 बजे तक। इस काल को क्या कहते हैं? इस काल को प्रश्न काल कहते हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन और तैयार हो गया कि संसदीय सत्र की जो बैठक होती है वो कितने बजे से शुरू होती हैं? तो सुबह 11 बजे से शुरू होती हैं। और ये पहला घंटा होता है 11 से 12 बजे तक, ये प्रश्न काल कहलाता है। इसके अंतर्गत जो है 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तारांकित प्रश्न, दूसरा है अतारांकित प्रश्न, तीसरा है अल्प सूचना वाले प्रश्न। ये 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न जो सांसदों द्वारा पूछे जाते हैं, तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 जो राइट आंसर होगा, सांसदों द्वारा पूर्व सूचना के आधार पर मंत्रियों से प्रश्न पूछना। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समितियों में शामिल है? लोक लेखा समिति, पराकलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति या उपरोक्त सभी। देखिए यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। इन तीनों समिति के बारे में जो 2-3 चीजें कॉमन है वो देखिए कौन कौन सी। एक तो ये तीनों स्थायी समिति हैं। दूसरा, इनका जो कार्यकाल होता है, इन समितियों का जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष का होता है, तीनों समितियों का। और तीसरा, ये तीनों वित्तीय समिति हैं।
वित्तीय समिति है। इन तीनों समिति में तीन चीज कॉमन है, ये तीनों स्थायी समिति हैं। इन तीनों समितियों का जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष का होता है, और तीनों समिति कैसी समिति हैं? वित्तीय समिति हैं। अब जरा लोक लेखा समिति के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लोक लेखा समिति का जो गठन हुआ था वो 1921 में शुरू की गई थी। 1921 में शुरू की गई थी, लेकिन 1967 में यह तय किया गया था कि लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होगा, इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? वो होगा विपक्ष का नेता। विपक्ष का नेता। तो एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो विपक्ष का नेता लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। और ये कब से शुरू हुआ था? यह हुआ था 1967 से। 1967 में यह तय किया गया था कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष का नेता होगा, लेकिन लोक लेखा समिति की शुरुआत 1921 से हुई थी। इसका गठन 1921 में हुआ था। अब आ जाते हैं प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1950 से। यह समिति 1950 से शुरू हुई। तीसरी है सार्वजनिक उपक्रम समिति। इसका जो गठन हुआ था वो 1964 से हुआ था। 1964 से सार्वजनिक उपक्रम समिति शुरू हुई। तो हमारा यहाँ जो है ऑप्शन नंबर 4 जो राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7, किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, गृह मंत्री या फिर प्रधानमंत्री? पहले हम अपने क्वेश्चन को समझ लेते हैं। धन विधेयक। धन विधेयक का जो उल्लेख है वो कौन से अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 110 में धन विधेयक का उल्लेख है, या धन विधेयक की जो परिभाषा का उल्लेख अनुच्छेद 110 में है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 में उल्लेख है कि धन विधेयक पहले जो लोकसभा में लाया जाएगा। धन विधेयक कहाँ लाया जाएगा? सबसे पहले लोकसभा में लाया जाएगा। लोकसभा से जो पारित होने के बाद यह राज्यसभा में भेजा जाएगा। धन विधेयक को फिर कहाँ भेजा जाएगा? राज्यसभा में। राज्यसभा अगर इसको पारित करती है तो सही है, नहीं तो 14 दिन बाद विधेयक स्वतः ही पारित माना जाएगा। इस चीज को जो दोबारा एक बार फिर समझिएगा। आर्टिकल 109 में धन विधेयक के बारे में उल्लेख है कि धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में लाया जाएगा। उसके बाद जब लोकसभा से पारित हो जाएगा फिर राज्यसभा में लाया जाएगा। अगर राज्यसभा पारित करती है तो सही बात, अगर राज्यसभा पारित नहीं करती है तो 14 दिन बाद जो है धन विधेयक स्वतः ही पारित माना जाएगा। तो इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं कि राज्यसभा जो है धन विधेयक को अधिकतम कितने दिन तक रोक सकती है? तो 14 दिन तक। ठीक है। तो किसी विधेयक को धन विधेयक है या नहीं ये कौन प्रमाणित करता है? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो राइट आंसर होएगा, लोकसभा का अध्यक्ष किसी विधेयक को प्रमाणित करता है कि ये धन विधेयक है या साधारण विधेयक है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित विधायकों में से किसे पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों के बीच मतभेद होने पर संयुक्त बैठक की सहायता नहीं ली जा सकती? धन विधेयक, संवैधानिक संशोधन विधेयक, साधारण विधेयक। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक और 2, केवल 3, उपरोक्त सभी। तो यहाँ ध्यान रखना, संसद के दोनों सदनों के बीच मतभेद होने पर संयुक्त बैठक की सहायता नहीं ली जा सकती। वे कौन कौन से विधेयक हैं? तो धन विधेयक और संवैधानिक संशोधन विधेयक भी, और तीसरा है महाभियोग। महाभियोग होता है राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। तो इन तीनों में जो है संयुक्त बैठक की सहायता नहीं ली जा सकती। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है। तो यहाँ कहाँ है 1 और 2? ऑप्शन नंबर 2 में, केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संसदीय स्वरूप के अंतर्गत आते हैं केवल केंद्र, केवल राज्य, केंद्र और राज्य, या फिर इनमें से कोई नहीं? हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, केंद्र और राज्य। क्वेश्चन नंबर 10, संसदीय व्यवस्था प्रणाली में दोहरी सदस्यता से तात्पर्य है मंत्री अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, कोई भी व्यक्ति एक ही समय में राज्य विधानमंडल व संसद दोनों का सदस्य हो सकता है, कोई भी मंत्री विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों का सदस्य हो सकता है,
या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी मंत्री विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों का सदस्य हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, 61वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप लोकसभा चुनाव में 18 वर्ष के मतदाताओं द्वारा अपना मत का प्रयोग कब किया गया? देखिए, 61वें संविधान संशोधन से पहले जो है मतदाताओं की जो न्यूनतम आयु थी वो थी 21 वर्ष, लेकिन इसको 61वें संविधान संशोधन के द्वारा उम्र घटा के 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। तो ये कह रहे हैं 18 वर्ष के मतदाताओं द्वारा जो अपने मत का प्रयोग पहली बार कब किया गया? 1979 में, 1990 में, 1991 में या फिर 1992 में। देखिए, 61वें संविधान संशोधन जो हुआ था वो हुआ था हमारा 1989 में। अब इसमें ऑप्शन नंबर 1 जो राइट नहीं है, 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था, जिसके तहत मतदाताओं की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। लेकिन 18 वर्ष के मतदाताओं ने अपने मत का पहली बार प्रयोग करा था 1991 में। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, 1991। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रपति द्वारा संसद में रखवाए गए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच किसके द्वारा की जाती है? देखिए, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कैग होता है, कैग शॉर्ट फॉर्म में इसको कैग बोलते हैं, ठीक है ना। प्राकलन समिति द्वारा, लोक लेखा समिति द्वारा, सार्वजनिक उद्यम समिति द्वारा या फिर उपरोक्त सभी के द्वारा। अब कैग के बारे में समझिए, कैग क्या है, कैग का कार्य क्या है, या नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्य क्या है? इसका कार्य है केंद्र सरकार द्वारा सरकारी खर्चा, जितना भी सरकारी खर्चा केंद्र सरकार करती है, इसकी जांच कर कर अपनी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को दे। तो कैग जो है अपनी रिपोर्ट किसके समक्ष पेश करती है? राष्ट्रपति के। फिर राष्ट्रपति जो है इस रिपोर्ट को संसद में पेश करता है। फिर इसके बाद जो है संसद इसकी जांच की समीक्षा या जांच कराता है। तो वो कौन सी समिति से कराता है? तो वो लोक लेखा समिति द्वारा कराता है। संसद जो है इस रिपोर्ट की समीक्षा कराती है तो लोक लेखा समिति द्वारा कराती है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो राइट आंसर हो जाएगा, लोक लेखा समिति। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 3, 5, 7, 9। देखिए, संसद के जो होते हैं 3 अंग हैं। वे कौन कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर जो है संसद का निर्माण होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है राइट आंसर हो जाएगा, 3। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारतीय संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं? मैंने अभी बताया, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, उपरोक्त सभी, यानी ये तीनों उपरोक्त सभी। हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो संसद का निम्न सदन जो होता है वो होता है लोकसभा। लोकसभा को अस्थायी सदन भी बोलते हैं, अस्थायी या निम्न सदन। ये किसके उपनाम है? लोकसभा के। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। और राज्यसभा को बोलते हैं उच्च सदन या फिर स्थायी सदन, स्थायी सदन। यह राज्यसभा के उपनाम है। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को नामांकन का नियम किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन के, आयरलैंड के, रूस के, अमेरिका के। तो यह स्रोत जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, किस राज्य में राज्यसभा के सर्वाधिक सांसद हैं? उड़ीसा के, उत्तराखंड के, उत्तर प्रदेश के या फिर पंजाब के। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश राज्य के जो है राज्यसभा में सर्वाधिक सांसद हैं। क्वेश्चन नंबर 18, राज्यसभा में सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व किस प्रकार होता है? जनसंख्या के आधार पर, भाषा के आधार पर,
राज्य के आधार पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राज्यसभा में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व होता है वो जनसंख्या के आधार पर होता है। हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है? तो राज्यसभा का जो सभापति होता है, पहले ये चीज जान लीजिए, वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो इनकी अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करेगा? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का उपसभापति? तो राज्यसभा का उपसभापति। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर निर्वाचन आयोग? तो ऑप्शन नंबर 4 निर्वाचन आयोग राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 21, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को, 13 मई 1952 को, 15 अगस्त 1952 को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं? मैंने अभी पीछे क्वेश्चन में बताया था कि उच्च सदन जो है राज्यसभा को कहते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन या स्थायी सदन भी कहते हैं। हमारा यहां ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर राष्ट्रपति? तो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र जो बुला सकता है वो राष्ट्रपति बुला सकता है। यह हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता जो करता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन नंबर 24, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र राष्ट्रपति बुला सकता है, यह संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 220, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 164? तो यहां होगा हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 108 में। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के बारे में उल्लेख है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 79? तो अनुच्छेद ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 79 में जो है संसद के बारे में उल्लेख है। देखिए संसद जो मिलती है, संसद 3 अंगों से मिलकर बनती है। संसद के 3 अंग कौन से हैं? मैंने भी ऊपर बताया था, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो संसद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? संसद का उल्लेख है 79, आर्टिकल 79 में। लोकसभा का जो उल्लेख है वो कौन से अनुच्छेद में है? लोकसभा का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 81 में इसका उल्लेख है। राज्यसभा का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 80 में जो है राज्यसभा का उल्लेख है। और राष्ट्रपति का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52। क्वेश्चन नंबर 26, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का उल्लेख है? अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 52 या फिर अनुच्छेद 50? मैंने ये बताया, ऊपर बताया था लोकसभा और राज्यसभा दो राष्ट्रपति तीनों के बारे में। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख है? अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80? तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख है, संसद का। ठीक है, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, किस सदन को हाउस ऑफ पीपल के नाम से भी जाना जाता है? राज्यसभा, विधान परिषद, लोकसभा या फिर विधानसभा? तो लोकसभा,
यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा। लोकसभा को जो है हाउस ऑफ पीपल के नाम से भी जाना जाता है। हाउस ऑफ पीपल के नाम से किसको जाना जाता है? लोकसभा को, क्योंकि इसमें जो प्रतिनिधित्व जाता है वो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधित्व जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, लोकसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 7 वर्ष? हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। अब एक चीज ध्यान रखना, न्यायपालिका सर्वोच्च है, ये कहाँ पे है न्यायपालिका जो सर्वोच्च है, या भारत में सर्वोच्च क्या है? न्यायपालिका, संसद या संविधान? तो भारत में जो सर्वोच्च है वो है संविधान। भारत में संविधान सर्वोच्च है। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। अमेरिका में न्यायपालिका सर्वोच्च है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में क्या सर्वोच्च है, संसद, न्यायपालिका या राष्ट्रपति? तो भारत में संविधान सर्वोच्च है, ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है और अमेरिका में न्यायपालिका सर्वोच्च है। क्वेश्चन नंबर 30, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा या फिर जनता के द्वारा? देखिए, लोकसभा का जो निर्वाचन होता है वो जनता के द्वारा होता है, इसीलिए लोकसभा का दूसरा नाम है हाउस ऑफ पीपल। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा सदस्य या फिर गृह मंत्री? तो लोकसभा के अध्यक्ष को जो नियुक्ति होती है वो लोकसभा के सदस्य के द्वारा ही की जाती है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा अध्यक्ष? देखिए, जब राष्ट्रपति संयुक्त सत्र की जो बैठक बुलाता है उसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य आते हैं, लेकिन इस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, इस बैठक की संयुक्त सत्र की जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, राज्यसभा के लिए नामित की गई प्रथम महिला फिल्म स्टार थी? नरगिस दत्त, जया बच्चन, हेमा मालिनी, जिया पर्दा? तो नरगिस दत्त जो थी राज्यसभा के लिए नामित की गई प्रथम महिला फिल्म स्टार थी। ऑप्शन नंबर 1 हमारा है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, राज्यसभा का पहली बार गठन कब किया गया था? 4 जून 1948, 3 अप्रैल 1952, 19 अगस्त 1952, 26 जनवरी 1950? तो राज्यसभा का जो गठन किया गया था वो 3 अप्रैल 1952 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी? प्रथम महिला सचिव कौन थी? मीरा कुमार, प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, वीएस रमा देवी? तो राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव वीएस रमा देवी थी। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। राज्यसभा के अन्य नाम, देखिए राज्यसभा के अन्य नाम देख लीजिए, राज्यसभा के क्या क्या नाम होते हैं। ऊपरी सदन राज्यसभा को बोलते हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ध्यान रखना, हाउस ऑफ पीपल तो लोकसभा को बोलते हैं, हाउस ऑफ पीपल लोकसभा को, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स राज्यसभा को बोलते हैं, ये भी राज्यसभा का उपनाम है। परमानेंट हाउस यानी स्थायी सदन जो है राज्यसभा को बोलते हैं। सीनियर्स हाउस ये भी राज्यसभा को बोलते हैं। उच्च सदन ये भी राज्यसभा को बोलते हैं। और उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर 6 हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। उपरोक्त सभी, ये सभी राज्यसभा के अन्य नाम हैं। उच्च सदन, सीनियर्स हाउस, परमानेंट हाउस, या फिर एक नाम और है उसमें हिंदी में लिख लो परमानेंट हाउस को, स्थायी सदन। स्थायी सदन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ऊपरी सदन, ये सभी राज्यसभा के ऊपरी अन्य नाम है। क्वेश्चन नंबर 37, संसद के लोक सेवा आयोग की समिति का अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति जो करते हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? तो इसकी नियुक्ति जो करते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 38, मंत्रालय के खर्च और कैग की रिपोर्ट पर विचार विमर्श संसद की कौन सी समिति करती है? देखिए, कैग की रिपोर्ट पहले राष्ट्रपति के पास जाती है, राष्ट्रपति फिर संसद में पेश करता है, फिर संसद इसकी जो है समीक्षा कराती है, इस पर विचार विमर्श कराती है। तो कौन सी समिति से कराती है? विशेषाधिकार समिति, प्राक्कलन समिति, नियम समिति, उपरोक्त तीनों समिति। यहाँ जो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है ये गलत हो गया, है ना। यहाँ आता लोक लेखा समिति, लोक सेवा समिति। तो जो इसकी जांच करती है, समीक्षा करती है, हाँ, वो करती है लोक लेखा और लोक सेवा समिति। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, संसद की लोक सेवा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या विपक्ष का नेता? तो विपक्ष का नेता। संसद की लोक सेवा समिति का अध्यक्ष जो होता है विपक्ष का नेता होता है और इसकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 40, संसद की लोक सेवा आयोग समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य, 7 सदस्य, 30 सदस्य या फिर 5 सदस्य? तो संसद की लोक सेवा आयोग समिति में राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, संसद की लोक सेवा समिति आयोग समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य, 20 सदस्य, 7 सदस्य, 5 सदस्य? तो 15 सदस्य। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो राइट आंसर होगा, 15 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 42, राज्यसभा के सबसे पहले उपसभापति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एस.वी. कृष्णमूर्ति राव, राजेंद्र प्रसाद, मनमोहन सिंह? तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा, एस.वी. कृष्णमूर्ति राव राज्यसभा के पहले उपसभापति थे। क्वेश्चन नंबर 43, राज्यसभा के सबसे पहले सभापति अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र सिंह, मनमोहन सिंह, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अटल बिहारी वाजपेयी? हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन राज्यसभा के सबसे पहले सभापति या अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 44, वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? 260, 250, 245, 220? तो वर्तमान में राज्यसभा में जो सदस्य हैं वो 245 हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 250, 245, 255, 260? तो राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 20 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष, 30 वर्ष? तो यहाँ जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, 30 वर्ष। 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ठीक है ना। और राज्यसभा सदस्य के बनने के लिए जो 4 योग्यता का होना बहुत जरूरी है। पहली है भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। दूसरी है किसी भी लाभ के पद पर ना हो। तीसरी है पागल या दिवालिया ना हो। चौथी है कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो ये चारों योग्यता राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 47, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 545, 550, 552 या फिर 555? लोकसभा में अधिकतम जो सदस्य हो सकते हैं वो हो सकते हैं 552। जहां हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, 552। क्वेश्चन नंबर 48, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 552, 550, 548, 545? तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, 545। क्वेश्चन नंबर 49, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके लिए उत्तरदायी होता है? राज्यसभा के, राष्ट्रपति के, लोकसभा के
या फिर प्रधानमंत्री के। तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से जो वो उत्तरदायी होता है वो लोकसभा के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर 3 है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, लोकसभा की कार्रवाई के लिए न्यूनतम कितने सदस्य उपस्थित होने जरूरी हैं? 1/25, 1/10 कुल सदस्य संख्या का, है ना, जितने भी लोकसभा में सदस्य हैं उसकी कुल सदस्य संख्या का कितने न्यूनतम सदस्य उपस्थित होने जरूरी हैं? 1/15 या फिर 1/6। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, 1/10 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 51, सदन की कार्रवाई के लिए न्यूनतम 1/10 सदस्यों की उपस्थिति होनी चाहिए, इन्हें क्या कहा जाता है? गणपूर्ति, कोरम, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। गणपूर्ति हिंदी में और इंग्लिश में कोरम बोलते हैं। तो हमारी पॉलिटी की जो है ये 51 क्वेश्चनों की सीरीज जो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि सभी वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वे आप तक पहुंचते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।